बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ये ख़बर तकरीबन तमाम लोग देख चुके हैं कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से इनख़ला का ऐलान कर दिया, लेकिन इस वीडियो में एक इंतहाई अहम पहलू पर मैं बात करने जा रहा हूं, क्योंकि इस इनख़ला का ऐलान अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अपनी 16 मिनट की तकरीर में किया, और ये 16 मिनट की तकरीर टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम्पल है कि हर उरूज को ज़वाल है। 14 अप्रैल यकम रमज़ान के दिन अमेरिका के सदर जो बाइडन ने एक तकरीर की, और उस तकरीर के ज़रिए पूरी दुनिया को बताया कि अमेरिका यानी कि ताकतवर अमेरिका कमज़ोर तालिबान के सामने अपनी तारीख़ की तवील तरीन जंग के बाद सरेंडर करने जा रहा है। इस वीडियो में शिकस्त खुर्दा जो बाइडन के लहजे की मैं बात करूँगा कि जिसमें ज़ाहिर है कि एक यूजुअल गुर्राहट, एक शेर की, ज़ख्मी शेर की गुर्राहट भी थी, लेकिन ज़्यादातर वक्त वो मिनमिनाते रहे। इस तकरीर को जानना इसलिए बहुत अहम है कि ये तकरीर ना सिर्फ ये कि बहुत ही सबक आमोज़ है, इबरत आमोज़ है, इसमें पता चलता है कि दुनिया में ताकत का जोम रखने वाले ममालिक, उनके साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। आप सबको मालूम है कि 7 अक्टूबर 2001 बमुताबिक 20 रजब 1422 हिजरी को अमेरिका ने अपने इत्तहादियों के लाव लश्कर के साथ अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, और अब तकरीबन 20 साल के बाद यकम रमज़ान के दिन, मैं पाकिस्तान के हिसाब से यकम रमज़ान कह रहा हूँ, 1442 हिजरी को अमेरिका ने यह ऐलान किया कि यकम मई से बाकायदा और आखिरी फ़ेज़ का आगाज़ होगा, जिसमें अमेरिका इनखला करेगा, और सितंबर के महीने तक अमेरिका के तमाम फ़ौजी अफ़गानिस्तान से रुखसत हो जाएंगे। नो बूट्स ऑन ग्राउंड। ये तकरीर सुने और अंदाज़ा लगाएं, एक दुनिया के ऐसे मुल्क जो कि दुनिया का यकीनन सबसे ताकतवर मुल्क है अभी तक, और उसके ताकतवर तरीन सदर, उनके लहजे में किस कदर जो है वो शिकस्त का एलिमेंट उभर कर सामने आता है जब वो अपनी गुफ्तगू करते हैं। आई क्विकली गो थ्रू, क्योंकि खासी तवील तकरीर है, अंग्रेज़ी में थी ये तकरीर, बहुत सारे लोग इसको नहीं सुन पाए होंगे। 16 मिनट की ये तकरीर है जिसका मैंने तर्जुमा किया है। ज़ाहिर है कि इस डेवलपमेंट बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसके मुख्तलिफ एंगल्स हैं जिस पर आने वाले दिनों में बात होगी। पाकिस्तान इस पर किस तरीके से रद्द अमल देता है, तालिबान का क्या रद्द अमल आता है, फिर जो रीजनल पावर्स हैं, की प्लेयर्स हैं इस रीजन के, जिसमें भारत, चीन, रूस, तुर्की, ईरान, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान की, वो इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, और ये सारे मामलात किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं, और ख़ास तौर पर अफ़गान हुकूमत और तालिबान इस पर क्या रिएक्ट करते हैं, इस पर मैं यकीनन बात करूँगा। लेकिन सुने कि अमरीकी सदर किस अंदाज से अमरीका की शिकस्त का ऐलान कर रहे हैं। ये तर्जुमा है, मैं आपके सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर भी बात होगी। मैं वाइट हाउस के ट्रीटी रूम से आपके साथ मुखातिब हूँ। ये वही जगह है जहाँ वही कमरा है जहाँ से अक्टूबर 2001 में सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमारी कौम को आगाह किया कि अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स पर हमलों का आगाज़ कर दिया है। ये सब 9/11 के हमारी कौम पर उस हमले के चंद हफ्ते बाद हुआ जिसमें हमारे 2977 मासूम अफराद जान से गए, जिस हमले की वजह से लोअर मैनहट्टन का इलाका बर्बादी का मंजर पेश कर रहा था। पेंटागन के कुछ हिस्से तबाह हुए, पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में गड्ढा पड़ चुका था। इस वाक़े के नतीजे में अमरीकी कौम ने अहद किया कि हम ये कभी नहीं भुलाएंगे। हम अलकायदा को जड़ से उखाड़ने के लिए अफ़गानिस्तान गए ताकि मुस्तकबिल में अफ़गान सरजमीन से हमलों की मनसूबा बंदी का रास्ता रोका जा सके। हमारा मकसद और हदफ वाज़े था, हमारा मकसद उसूली था। नेटो और हमारे इत्तहादी हमारे इस अज़्म में शरीक हुए, और मैंने कांग्रेस के बेशतर अराकीन के साथ मिलकर इस फ़ौजी एक्शन की हिमायत की। 7 साल बाद 2008 में हलफ उठाने बतौर नायब सदर हलफ उठाने से चंद हफ्ते कबल सदर ओबामा ने मुझे अफ़गानिस्तान जाकर जंग की सूरत हाल का जायज़ा लेने का कहा। मैं पाकिस्तानी सरहद के किनारे दुश्वार गुजार पहाड़ी वादी कुन्नड़ गया। जो कुछ मैंने इस दौरे के दौरान मुशाहिदा किया, इसने मेरे इस यकीन को पुख्ता कर दिया कि अफ़गानिस्तान को चलाना सिर्फ अफ़गानों का ही हक और ज़िम्मेदारी है। अमरीकी फ़ौज की ज़्यादा तादाद में और ना ख़त्म होने वाली मौजूदगी मुस्तहकम अफ़गान हुकूमत की ज़ामिन नहीं बन सकती। मैं कायल था कि हमारी अफ़गानिस्तान में मौजूदगी इस मकसद के लिए होनी चाहिए जिसके लिए हम अफ़गानिस्तान गए। ये बात यकीनी बनाने के लिए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को कभी हमारे मुल्क पर हमले के लिए दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हमने ये कर दिखाया।
میں نے دوسروں کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم اسامہ بن لادن کا جہنم کے دروازے تک پیچھا کریں گے، اور پھر ہم نے یہی کیا۔ ہم نے اسامہ بن لادن کو مار دیا۔ ہمیں اس مقصد کے حصول میں 10 سال کا عرصہ لگا اور ہم نے بن لادن سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ یہ سب 10 سال پہلے ہوا۔ ذرا سوچئے، ہم نے 1 دہائی پہلے بن لادن کو اس کے انجام تک پہنچایا، اور 1 دہائی بعد ہم آج بھی افغانستان میں ہیں۔ بن لادن سے چھٹکارے کے بعد سے ہمارے افغانستان میں رہنے کے اہداف غیر واضح ہیں، اور ہم جس دہشت گردی کے خطرے سے لڑنے گئے وہ مزید بڑھ گیا ہے۔ 20 سال میں یہ خطرہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ صومالیہ میں الشباب، عرب پیننسولا میں القاعدہ اور شام میں النصرہ، داعش شام اور عراق میں خلافت، اور براعظم افریقہ اور ایشیا میں اتحادی بنانے لگی ہے۔ اب جب کہ خطرہ مختلف خطوں میں پھیل چکا ہے، صرف ایک ملک میں ہزاروں فوجیوں کو اربوں ڈالر کے خرچے پر رکھنا مجھے اور ہمارے رہنماؤں کو حماقت لگتا ہے۔ ہم افغانستان میں اپنی فوجی موجودگی کو جاری نہیں رکھ سکتے، صرف اس امید پر کہ حالات انخلا کے لیے سازگار ہو جائیں گے۔ میں افغانستان میں امریکی موجودگی کے دوران چوتھا صدر ہوں۔ 2 ریپبلکن تھے، 2 ڈیموکریٹ تھے۔ میں یہ ذمہ داری کسی 5ویں صدر کو منتقل نہیں کروں گا۔ اپنے اتحادیوں، فوجی قیادت، انٹیلیجنس ایجنسیز، سفارتکاروں، کانگریس، امریکی نائب صدر، افغان صدر اشرف غنی اور دنیا بھر میں اہم شخصیات سے مشاورت کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ وقت امریکی فوجیوں کے گھر واپس آنے کا وقت ہے۔ جب میں نے دفتر سنبھالا تو مجھے طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان کیا گیا معاہدہ وراثت میں ملا، جس کے تحت 1 مئی تک تمام امریکی فوجیوں کو افغانستان سے واپس بلانا تھا، یعنی میرے امریکی صدر کے کرسی پر براجمان ہونے کے صرف 3 ماہ بعد۔ اگر یہ معاہدہ میں نے طے کیا ہوتا تو شاید یہ ڈیڈ لائن مختلف ہوتی، لیکن یہ معاہدہ امریکی حکومت نے کیا تھا، لہٰذا اب یہ اہم ہے کہ اس معاہدے پر اپنے ملکی مفاد میں عمل کیا جائے۔ امریکی افواج کے انخلا کا آخری مرحلہ اس سال 1 مئی سے شروع ہوگا۔ انخلا میں جلد بازی سے کام نہیں لیں گے، ہم ذمہ داری کے ساتھ اور محفوظ طریقے سے انخلا کریں گے۔ انخلا ہمارے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ہوگا، جن کی افواج کی تعداد اب ہماری افواج کی تعداد سے افغانستان میں زیادہ ہے۔ طالبان کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس دوران اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم اپنا اور اپنے اتحادیوں کا دفاع ہر اس ہتھیار اور اسلحے سے کریں گے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے اتحادی 20 سال تک ہمارے شانہ بشانہ کھڑے رہے، جس پر ہم ان کے شکر گزار رہیں گے۔ ہم ان کی قربانیوں کے معترف ہیں۔ یہ ہمیشہ سے طے تھا کہ اکٹھے آئیں گے اور اکٹھے واپس جائیں گے۔ امریکی اور نیٹو افواج 9/11 کی 20ویں برسی سے پہلے افغانستان سے نکل جائیں گی، لیکن دہشت گردی کے خطرے کو ہم اپنی نظر میں رکھیں گے۔ ہم اپنی انسداد دہشت گردی کی صلاحیتوں کی تنظیمیں نو کریں گے اور خطے میں اپنے وسائل کے ذریعے افق کے اس پار سے دہشت گردی کے خطرے کو دوبارہ بڑھنے سے روکیں گے۔ ہم یقینی بنائیں گے کہ طالبان اپنے اس وعدے کو پورا کریں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغان سرزمین سے دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ افغان حکومت نے بھی ہم سے یہ بات یقینی بنانے کا وعدہ کیا ہے، اور ہم اپنی پوری توجہ آج سے اب خود کو درپیش چیلنج خطرے پر مرکوز رکھیں گے۔ میری ٹیم میری ہدایت پر ہماری قومی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہے، جس کے تحت صرف افغانستان نہیں بلکہ افریقہ، یورپ، مشرق وسطیٰ اور دیگر خطوں میں دہشت گردی کے خطرے کو ختم کیا جا سکے۔ میں نے گزشتہ روز اپنے فیصلے سے صدر بش کو آگاہ کیا۔ اگرچہ میرے اور ان کے درمیان سال ہا سال سے پالیسی کے حوالے سے اختلافات موجود رہے ہیں، لیکن ہم دونوں امریکی افواج کی بہادری کا احترام اور قدر کرتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں کہ ہماری افواج نے ان 2 دہائیوں میں حوصلے اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ امریکی قوم ان کی اور ان کے خاندانوں کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1% سے کم امریکی لوگ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، باقی 99% ان کے مقروض ہیں، کیونکہ کوئی ایک مشن ایسا نہیں ہے جس سے یہ پیچھے ہٹے ہوں۔
मैं उनकी बहादुरी का अफ़गानिस्तान में मुशाहिदा कर चुका हूँ। पूरी कौम उनकी शुक्र गुजार है। अगरचे हम अफ़गानिस्तान में अस्करी मौजूदगी ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे सफारती और इंसानी तरक्याती काम जारी रहेंगे। हम अफ़गान हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेंगे। हम अफ़गान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इमदाद जारी रखेंगे। हम अपने इत्तहादियों के साथ मिलकर 3 लाख अफ़गान फ़ौज तैयार कर चुके हैं। ये फोर्सेस अब अफ़गानों की हिफाजत करेंगी। ये अफवाज और हम मिलकर अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को सपोर्ट करेंगे। हम अफ़गान ख़वातीन और बच्चियों के हकूक़ के लिए अपना ताउन जारी रखेंगे। हम दीगर ममालिक से कहेंगे कि उन्हें अफ़गानिस्तान के लिए मज़ीद करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और रूस, चीन, भारत और तुर्की, इन तमाम ममालिक के मुस्तहकम अफ़गानिस्तान में स्टेक्स मौजूद हैं। अगले चंद माह में हम अपनी अफ़गानिस्तान में सफारती मौजूदगी का जायज़ा लेंगे और ये भी कि हमारे सफारतकारों की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाए। देखें, अब यहाँ से वो शुरू होता है मामला। देखें, मुझे अंदाज़ा है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि एक मजबूत फ़ौजी मौजूदगी के बग़ैर सफारतकारी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने 1/2 इसी दलील की बुनियाद पर ज़ाया कर दी, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस वक्त भी नहीं जब हम अफ़गानिस्तान में हमारी अफवाज की तादाद 98,000 थी, और अब भी नहीं जब ये तादाद महज चंद हज़ार रह गई है। हमारी सफारतकारी की बुनियाद अमरीकी अफवाज की मौजूदगी की मोहताज नहीं, हमें ये सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। अमरीकी अफवाज को दीगर ममालिक में मुतहर्रिब ग्रोहों के दरमियान बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये महज अमरीकी अफवाज को अफ़गानिस्तान में हमेशा रखने का कुलिया साबित होगा। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमें अफ़गानिस्तान में रहना चाहिए, लड़ाई जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इनखला अमरीका की साख को बुरे तरीके से मुतासिर करेगा और दुनिया पर अमरीकी असर व रसूख में कमी आएगी। मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। तहम हम 20 साल पहले एक अंदोहनाक हमले की वजह से अफ़गानिस्तान गए, और 2021 में अफ़गानिस्तान में हमारी मौजूदगी की ये वजह कैसे हो सकती है? हमें तालिबान से जंग के बजाय ख़ुद को दरपेश चैलेंजेस को देखने की ज़रूरत है। हमें इन दहशतगर्द नेटवर्क्स का पीछा करके ख़त्म करने की ज़रूरत है जो 9/11 से अब तक मुख्तलिफ़ खित्तों में फैल चुके हैं। हमें अपनी तमाम तर तवानाइयाँ चीन से मुकाबले में सर्फ करने की ज़रूरत है। हमें अपने इत्तहादी और हम ख्याल ममालिक को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी जमहूरी रवायात को चीनी आमरीत के मुकाबले में मजबूत कर सकें। हमें आलमी वबा से छुटकारा हासिल करना है और आलमी सेहत के निज़ाम को आइंदा की वबाओं से निमटने के काबिल बनाना है, क्योंकि अभी एक और वबा ने आना है। हम अपने हरीफों के मुकाबले में तभी मजबूत होंगे जब हम गुज़श्ता 20 बरस के बजाय अगले 20 बरस की लड़ाई लड़ेंगे। आखिर में अफ़गानिस्तान में ज़्यादा अरसा रहने के लिए जो सबसे बड़ी दलील दी जाती है, जिसका सामना मुझसे पहले 3 सदूर को करना पड़ा, वो ये कि हमने अफ़गानिस्तान में हमेशा तो नहीं रहना, मगर अभी अफ़गानिस्तान से जाने का दुरुस्त वक्त नहीं है। 2014 में नेटो ने एलामिया जारी किया कि साल के आखिर से अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी अफ़गान अफवाज की होगी। ये 7 साल पहले की बात है। तो फिर जाने का सही वक्त क्या होगा? मज़ीद 1 साल, मज़ीद 2 साल, मज़ीद 10 साल, 10, 20 या 30 अरब डॉलर्स और $1 ट्रिलियन तो हम पहले ही इस जंग में झोंक चुके हैं। अभी नहीं करते हुए हम यहाँ पहुँच चुके हैं। इस मौके पर 1 मई के बाद किसी वाज़े टाइम टेबल के बगैर अफ़गानिस्तान में मौजूदगी ख़तरे से खाली नहीं। अगर हम अमरीकी इनखला को सूरत हाल में बेहतरी से मशरूत कर लें तो फिर मुझे चंद सवालों के जवाब चाहिए। वो कौन सी सूरत हाल होगी जिसमें हम इनखला करेंगे? इस सूरत हाल को यकीनी बनाने में कितना वक्त लगेगा? इस सूरत हाल का हसूल मुमकिन भी है कि नहीं? इसके लिए मज़ीद कितनी जानें देना पड़ेंगी और कितना पैसा लुटाना पड़ेगा? मुझे इन सवालों का कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सका। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मेरे ख़्याल है कि हमें अफ़गानिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं। हकीकत यह है कि आज मैं आर्लिंगटन के कब्रिस्तान के सेक्शन 60 जाऊंगा। सेक्शन 60 जहां हमारे अफ़गानिस्तान और इराक़ में हालिया दिनों में मारे जाने वाले फ़ौजी दफन हैं।
सेक्शन 60 में वो असल कीमत दफन है जो हमने इस जंग के लिए अदा की है। नाइब सदर बनने के बाद गुज़श्ता 12 सालों में मैंने हमेशा अपनी नोटबुक में कुछ हिंदसे लिख रखे जो अफ़गानिस्तान और इराक़ में मारे जाने वाले अमरीकी फ़ौजियों की कुल तादाद है। ये तादाद मैं अंदाज़न नहीं बता रहा क्योंकि हर मरने वाले ने अपने पीछे एक सोगवार ख़ानदान छोड़ा है। अब तक 2488 अमरीकी फ़ौजी ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन फ्रीडम में और अफ़गानिस्तान में मारे जा चुके हैं। 20,722 ज़ख्मी हुए। गुज़श्ता 40 सालों में मैं वाहिद अमरीकी सदर हूँ जिसे इस बात का तजुर्बा है कि जब आपका बच्चा जंग लड़ने गया हो तो कैसा महसूस होता है। इस तमाम अरसे में मुझे मालूम है कि मैं कैसा महसूस करता था जब मेरा आन जहानी बेटा इराक़ में तैनात था। वो अपने मुल्क की खिदमत में कितना फ़ख्र महसूस करता था। वो अपने यूनिट के साथ हर जगह तैनाती पसंद करता था और इसका उस पर और हम सब पर असर होता था। आज हमारे अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसे फ़ौजी हैं जिनके वालिदैन भी इस जंग में हिस्सा ले चुके हैं। कुछ ऐसे फ़ौजी हैं जो 9/11 के वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। ये तो कभी तय ही नहीं था कि अफ़गानिस्तान में जंग नस्ल दर नस्ल चलेगी। हम पर हमला हुआ, हम वाज़े अहदाफ के साथ अफ़गानिस्तान गए, हमने वो मकसद हासिल कर लिया, बिन लादन को मार दिया और अल-कायदा को अफ़गानिस्तान में उधेड़ कर रख दिया। अब वक्त आ गया है इस ना ख़त्म होने वाली जंग को ख़त्म कर दिया जाए। आप सबकी समातों का शुक्रिया। खुदा हमारे फ़ौजियों की हिफाजत फरमाए। खुदा इन तमाम ख़ानदानों पर करम करे जिनका कोई प्यारा इस कोशिश में अपनी जान से गया। ये है वो 16 मिनट की तकरीर जो अमेरिका के सदर, ताकतवर अमेरिका का भी वो सदर जिसको दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स तस्वुर किया जाता है, ये उसकी तकरीर है जो अपनी शिकस्त को तस्लीम कर रहा है और वो शिकस्त खुर्दा लहजे में दुनिया को और अपनी अमरीकी अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि गुज़श्ता 10 सालों में ख़ास तौर पर उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अमरीका अफ़गानिस्तान में बिला मकसद बैठा रहा, अपनी जानें गंवाई, उसने अपने फ़ौजी गंवाए और अरबों अमरीकी डॉलर इस जंग में झोंके। अमरीकी सदर का लहजा जो है वो ये वाज़े कर रहा है कि हर उरूज को ज़वाल है। सवाल जिसके ऊपर आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होगी वो ये कि क्या जिस मकाम से सोवियत यूनियन की तबाही का, ज़वाल का आगाज़ हुआ था, क्या ताकतवर अमरीका, सुपर पावर अमरीका के ज़वाल का आगाज़ भी उसी मकाम से हो चुका है। यकीनन जब अमरीकी सदर जो बाइडन अपने लहजे में एक रऊनत के साथ ये कहते हैं कि अब हम अपनी तमाम तर तवज्जो चीन के साथ मुकाबले पर मरकूज़ रखेंगे, तो ये वाज़े इशारा है कि चीन उनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। अगले आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह इस मौजू पर और इससे जुड़े मौजूआत के ऊपर मैं कुछ बहुत अहम वीडियोस करूँगा। जुड़े रहिए उनके ऊपर और इस वीडियो के ऊपर अपना फ़ीडबैक भी दीजिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।